नमस्कार। हिंदी विभाग डीएवी कॉलेज चीका द्वारा आयोजित ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में जो कथा क्रम पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक की जो दूसरी कहानी है पुरस्कार, आज पुनः हम पुरस्कार कहानी को लेकर बातचीत करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पूर्व कक्षा में भी हमने इस कहानी को पढ़ा था। प्यारे विद्यार्थी, इसके साथ साथ हम इस कहानी के लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी के जीवनामृत को लेकर भी बातचीत करेंगे। श्री जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के महान साहित्यकारों में गिने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म उत्तर प्रदेश में काशी के सुगुनी साहू नामक प्रसिद्ध परिवार में 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। और प्यारे विद्यार्थियों, जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई थी, देहांत हुआ था, उस समय जयशंकर प्रसाद जी की आयु केवल 8 वर्ष की थी। जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य की सेवा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और प्यारे विद्यार्थियों, जयशंकर प्रसाद जी छायावादी काव्य धारा के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज के लोगों को जागृत करते हुए एक नई दिशा देने का कार्य किया है। जयशंकर प्रसाद जी एक युग प्रवर्तक लेखक थे, जिन्होंने एक ही साथ कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी को गौरवान्वित होने योग्य कृतियां दी। कवि के रूप में वे निराला, पंत और महादेवी के साथ हमने बात की थी कि छायावाद के प्रमुख स्तंभों के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। और नाटक लेखन में भारतेंदु के बाद वे एक अलग धारा बहाने वाले युग प्रवर्तक नाटककार रहे हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं इंदु, हंस और जागरण मासिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में हिंदी साहित्य के इस महान सेवक का, इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हुआ। और प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं की बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी ने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और आलोचनात्मक निबंध इत्यादि विभिन्न विधाओं रचनाएं की है। सबसे पहले हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी की काव्य रचनाओं को लेकर। जयशंकर प्रसाद जी के काव्य संग्रहों में चित्राधार, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, लहर, झरना, आंसू और कामायनी इत्यादि का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी के कहानी संग्रहों को लेकर। प्यारे विद्यार्थियों, सन 1912 ईस्वी में इंदु पत्रिका में उनकी पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई। और जयशंकर प्रसाद जी ने कुल 72 कहानियाँ लिखी हैं। और उनके कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। यदि हम जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यासों की बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी ने कंकाल, तितली और इरावती उपन्यासों की रचना की। जयशंकर प्रसाद जी का इरावती उपन्यास अपूर्ण है, इस उपन्यास को वो पूरा नहीं कर पाए। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद जी ने नाटक भी लिखे हैं। और ऐतिहासिक दृष्टि से जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। जयशंकर प्रसाद जी ने एक घूंट, राजश्री, कामना, विशाख, जनमेजय का नागयज्ञ, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी
इत्यादि प्रमुख नाटकों की इन्होंने रचना की है। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं में हम गौरवशाली ऐतिहासिकता की भावना, यानी कि जो ऐतिहासिक नाटकों की इन्होंने रचना की है उनमें हम अतीत का जो गौरवगान है उसको हम देख सकते हैं। राष्ट्रीयता की भावना को जयशंकर प्रसाद जी की कहानियों में प्रमुख रूप से देखा जा सकता है और विश्व बंधुत्व की जो भावना है, आपसी भाईचारे की जो भावना है, वो जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं में प्रमुख रूप से चित्रित हुई है। जयशंकर प्रसाद जी सभ्यता, संस्कृति, परोपकार, दया, करुणा, आत्मगौरव, मानव प्रेम और विश्व बंधुत्व इत्यादि पक्षों को उन्होंने अपनी कहानियों में बड़ी सरलता से अभिव्यक्त किया है। और यदि हम जयशंकर प्रसाद जी की भाषा शैली को लेकर बातचीत करें, जयशंकर प्रसाद जी ने अत्यंत प्रभावशाली एवं पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। जयशंकर प्रसाद जी की कहानियों को लेकर यदि हम बात करें, नाटकों को लेकर यदि हम बात करें, तो उनमें पात्रों के जो संवाद हैं, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का जो संवाद वर्णन है वो अत्यंत रोचक है, जो पाठक को अपनी ओर आकर्षित करता है। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं में भारतीय समाज, सभ्यता और संस्कृति के चित्रण को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी की पुरस्कार कहानी को लेकर। हमने कक्षा में पढ़ा था प्यारे विद्यार्थियों की जयशंकर प्रसाद जी की पुरस्कार कहानी एक ऐतिहासिक कहानी है। इस कहानी में कौशल राज्य के एक उत्सव का वर्णन किया गया है और उस उत्सव से ही इस कहानी का प्रारंभ होता है। उस उत्सव में महाराज को एक दिन के लिए कृषक बनना पड़ता है और वो सोने का हल चलाते हैं। किसी एक खेत में वे सोने के हल के द्वारा बीज बोते हैं और किसी एक ही किसान को ये सौभाग्य प्राप्त होता है जिस जमीन पर वो हल चलाते हैं वो भूमि महाराज की हो जाती है और महाराज उस भूमि के बदले जिसकी वो भूमि होती है उसको पुरस्कार देते हैं। इस बार जो खेत महाराज के हल चलाने के लिए चुना गया था उसमें महाराज ने जब हल चलाया था और हल चलाने के बाद जब महाराज उस खेत के मालिक यानी कि मधुलिका को पुरस्कार देने के लिए कहते हैं तो उस समय मधुलिका ने उस थाली को सिर पर लगा लिया, लेकिन स्वर्ण मुद्राएं लेने से इनकार कर दिया और वो स्वर्ण मुद्राएं कर दी। महाराज गुस्सा हो गए थे कि मधुलिका ने ऐसा क्यों किया। उस समय मधुलिका ने कहा था कि यह मेरे पूर्वजों की भूमि है और अपने पूर्वजों की भूमि को यदि मैं बेच दूंगी तो यह एक अपराध होगा और मैं इस अपराध को नहीं कर सकती। उस समय मंत्री को भी गुस्सा आया था और मंत्री ने क्रोध करते हुए कहा था कि वह राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार कर रही है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उस समय यह भी कहा गया था कि आज से जो मधुलिका है वो राजकीय रक्षण पाने की अधिकारिणी भी हुई है, किंतु मधुलिका ने उस समय कहा था कि वह अधिकार तो सारी प्रजा का है। उस समय मधुलिका ने स्पष्ट कह दिया था कि मैं अपना ये खेत नहीं दूंगी और ना ही मैं जो है अपनी इस भूमि को देकर मूल्य को स्वीकार नहीं करूंगी। मैं किसी भी मूल्य पर मैं अपनी भूमि को नहीं बेचूंगी, क्योंकि यदि मैंने ये भूमि बेच दी तो मैं अपने पूर्वजों द्वारा संचित की हुई इस धरोहर को व्यर्थ ही जो है मैं नष्ट कर दूंगी, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगी। महाराज ने मधुलिका का जब परिचय जानना चाहा तो उस समय महाराज को पता चला कि मधुलिका एक महान वीर सिंह मित्र की कन्या है
और सिंह मित्र ने मगध के सामने कौशल की लाज रखी थी। मधुलिका ने अपनी खेत न देने की सभी बातें वहां पर कह दी थी और वह वहां से चली गई और अपने खेत की सीमा पर जहां पर एक विशाल मधुक का वृक्ष था वहां पर उस वृक्ष की छाया के नीचे वो बैठ गई थी। और जिस समय वो उत्सव चल रहा था उस समय वहां पर मगध का एक राजकुमार भी आया हुआ था, अरुण, जो मधुलिका को उस समय देख रहा था। जब उत्सव खत्म हुआ था तो अरुण ने कहा था कि मैं तुम्हारा खेत तुम्हें वापस दिलवा दूंगा, मधुलिका को कहा था। लेकिन उस समय मधुलिका ने अरुण को वहां से डांट कर भेज दिया था, खरी खोटी भी सुनाई थी। मधुलिका अभाव में जीवन व्यतीत करने लगी। इसी प्रकार से वो अपनी बातों को बार बार सोच रही थी और एक रात अकेली मधुलिका जब अपनी अभाव में स्थिति पर विचार करती है, सोचती है, तो उस समय उसको उस राजकुमार की बातें याद आती हैं। तेज बरसात चल रही थी। उसी समय बाहर जो है अचानक ही कोई शब्द मधुलिका को सुनाई दिया। मधुलिका ने राजकुमार अरुण खड़ा था और मधुलिका ने उसे पहचान लिया था। उस समय राजकुमार अरुण ने बताया था कि उसे मगध से निकाल दिया है और वह अब कौशल में आजीविका खोजने की तलाश में वहां पर आया है। मधुलिका ने उस समय पूछा था कि तुम तो महाराज थे, लेकिन अब इतनी विपन्न अवस्था में क्यों आए हो और फिर तुम्हारे साथ ये सैनिक क्यों आए हैं? उस समय राजकुमार ने कहा था कि बाहुबल ही वीरों की आजीविका है। उसने बताया था कि वह नए राज्य की स्थापना करेगा और वहाँ का राजा बनेगा। और उसने मधुलिका को कहा था कि वह उसे भी जो है अपनी रानी बनाना चाहता है। मधुलिका ने भी उसकी बातों को स्वीकार किया था। राजकुमार अरुण ने योजना बनाई थी और मधुलिका को उस योजना के बारे में बताया था और महाराज से अपने खेत के बदले में भूमि मांगने के लिए कहा था। और वह भूमि भी दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की जंगली भूमि। महाराज भी उस समय उस बात को मान गए थे और वह भूमि देने की बात जो उन्होंने कह दी थी। उस समय अरुण के सैनिकों ने जंगल काट कर जो है मार्ग बनाने का काम शुरू कर दिया था। जंगल नगर से बहुत दूर था, वहाँ पर जो है कोई आता जाता नहीं था, सुनसान वो जगह थी। और राजा की आज्ञा के अनुसार वह भूमि जो है मधुलिका को दे दी गई थी। अरुण एक नए राज्य की स्थापना करना चाहता था, हमने पहले ही बातचीत की है इस बारे में। और कौशल की राजधानी श्रावस्ती जो है बनाने की जो योजना बनाई थी उसके बारे में उनकी जो बातचीत हुई थी, तो उस समय मधुलिका सोचने लगी कि वह उसी सिंह मित्र की कन्या है जिसने कौशल की मगधों से रक्षा की थी। क्या आज वह उसी मगध के हाथों कौशल की पराजय देख सकेगी? मधुलिका के मन में द्वंद्व मच गया था। वो सोचने लगी थी कि एक तरफ तो प्रेम है और दूसरी तरफ उसका अपना देश है। तो उस समय मधुलिका ने अपने देश को चुना और उसने ये सारी बातें सेनापति को बता दी थी। मधुलिका ने महाराज के सामने उपस्थित होकर सब बातें महाराज से कह दी। अरुण को बंदी बना लिया गया और उसकी योजना असफल हुई और महाराज ने उसे प्राणदंड दिया था कि जो पुरस्कार तुम मांगना चाहो वो मांग सकती हो। राजा ने अपनी सारी खेती उसे दान दे दी, किंतु मधुलिका ने राजा से वचन के रूप में जो है मांगा कि मुझे भी प्राणदंड मिले, और यह कहकर वह अरुण के पास जा खड़ी हुई। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस कहानी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने ये संदेश दिया है कि देश की रक्षा ही हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारा जो सबसे प्रमुख दायित्व है वो है अपने देश की सेवा करना, और उसके सामने जो हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ हैं उनका कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए हमने जो है अपने देश के प्रति स्वयं को समर्पित करना चाहिए, देश सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और
व्यक्तिगत स्वार्थों को त्याग देना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, इस कहानी को लेकर और इस कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी के जीवन वृत्त को लेकर यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप निसंकोच अपने प्रश्नों के जवाब पूछ सकते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप सभी डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आपके पास सभी विषयों के ई व्याख्यानों के नोटिफिकेशन आ जाया करेंगे, सूचनाएं मिल जाया करेंगी आपको। और उन सूचनाओं के माध्यम से आप ई व्याख्यान के माध्यम से अपने ज्ञान में वृद्धि करने में भी सफलता हासिल करोगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।